तो एक अफ्रीकन हबशी पाकिस्तान घूमने जाता है। जब वो वहाँ जाता है तो वो कुछ दिन वहाँ रुकता है तो उसे कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है और जब उसे कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है तो वो एक शॉप में जाता है कपड़े खरीदने के लिए और उसे वहाँ के कपड़े इतने पसंद आते हैं और जब वो पहनता है कपड़ों को, उसकी फिटिंग देखने में कपड़े उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो वो वहाँ के दुकान शॉपकीपर से पूछता है कि ये कपड़े कहाँ से आए हैं और बड़े ही अच्छे हैं। तो वो कहता है कि इस शॉप पर जितने भी कपड़े आते हैं, यहाँ एक लड़की है वो खुद अपने अपने जो उसने लर रख रखे हैं कारीगर उनसे बनवाती है और यहाँ ज़्यादातर कपड़े वही बनाकर भेजती है और उसके कपड़े इतने अच्छे हैं कि ज़्यादातर पाकिस्तान के लोग उसी के कपड़े पहनते हैं, इतनी फ़ेमस है वो। तो जब वो सोचता है उस लड़की के बारे में तो एक अलग ही छवि उसके मन में बन जाती है उस लड़की की। अब वो सोचता है कि मुझे इस लड़की से मिलना है। तो वो उसका एड्रेस वगैरह लेता है और एक दिन उसके घर पहुंच जाता है। जब वो उसका दरवाज़ा खटखटाता है तो लड़की की माँ आती है खोलने के लिए। अब जब वो दरवाज़ा खोलती है, दरवाज़ा खोलने के बाद वो इतने लंबे चौड़े इंसान को एकदम काला हबशी कैसे होते हैं आप लोगों को तो पता ही होगा, उनके बाल भी ऐसे होते हैं जैसे कि जल गए होते हैं। अब वो जब मोटे-मोटे होंठ ऐसे इंसान को देखती है तो वो अपनी बेटी को आवाज़ लगाती है और बोलती है कि बेटा कोई आया है तुझसे मिलने के लिए। और वो कहता है, अब वो जब उसका जो काम धंधा था तो वो अफ्रीका का, लेकिन जो भी उसका कारोबार था ना वो सारा सऊदी अरब में था। वहाँ जब वो रहता था तो उसे उर्दू बोलनी भी आ जाती है और काफ़ी दिन से वो पाकिस्तान में था तो उसे उर्दू वो सीख लेता है बोलना। तो उर्दू में ही उसकी माँ से बात करता है कि मुझे कपड़े चाहिए, कपड़े सिलवाने हैं और इसलिए मुझे आपकी बेटी से मिलना है। तो उसकी माँ अपनी बेटी से कहती है कि बेटा यहाँ का तो नहीं लग रहा, ये इंसान कहीं बाहर से आए हैं और आकर तू बात कर ले। तो वो उसकी बेटी कहती है कि माँ उन्हें अंदर बुला लो। जब वो अंदर जाता है तो उसकी बेटी भी उसको देखकर एकदम अलग देश का होता है तो वो बात करती है कि हाँ, क्या बात है, क्या बात नहीं है, बात करती है आपस में। तो वो कहता है कि मुझे कपड़े सिलवाने हैं आपसे और ये है, वो है। बातों ही बातों में अब वो डायरेक्ट तो अपने मन की कह नहीं पाता उससे, तो वो उसको बोलता है कि यहाँ रह वो देख लेता है, उसके घर के माहौल देख लेता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं। उसके 3 छोटे बहन-भाई और होते हैं, पिता उसके नहीं होते और एक माँ होती है। जो भी मतलब घर का खर्चा था वो उसी के ऊपर था लड़की के। सुनीता लड़की का नाम होता है। अब वो कहता है उससे कि यहाँ रहकर तुम कितना कमा लेती हो घर में? तो वो कहती है कि इतना गुज़ारा तो चल ही जाता है कि हम पेट भर खाना खा लेते हैं, आराम से रह रहे हैं। तो वो कहता है कि इतना अच्छा तुम्हारा काम है, इतने अच्छे कपड़े बनाती हो, बुटीक इतना अच्छा है, इतना अगर तुम यहाँ की जगह सऊदी अरब में जाकर अपना ये काम करो तो तुम पैसों में खेलोगी, पैसों में दुनिया भर का पैसा तुम्हारे आगे होगा, पास होगा और जो तुम चाहो वो कर सकती हो। तो वो हँसने लगती है और कहती है कि नहीं, मैं यहीं ठीक हूँ और हमारी कोई जान-पहचान भी नहीं है वहाँ, हम कैसे जाएँगे? तो उसकी माँ बड़ी गौर से उसकी बातें सुनती है। वो कहता है कि वहाँ रह अगर आप चाहो तो मेरा सारा कारोबार वहाँ है, मेरा घर भी वहीं है, मैं वहीं रहता हूँ और एक मेरा फ्लैट भी खाली पड़ा है। अगर आप चाहो तो मैं अपना फ्लैट तुम्हें काम करने के लिए दे दूँगा और जब आप वहाँ जाके आपका काम जम जाएगा तो आप अपने कारीगरों को भी बुला लेना। इतनी मदद तो मैं आपकी कर सकता हूँ। उसकी माँ जब उसकी बातें सुनती है तो इंटरेस्ट लेने लगती है उसकी बातों में, लेकिन जो लड़की होती है उसे उसकी बातें कहीं न कहीं अजीब लगती है कि कोई ना ही उसका कोई रिलेटिव था, ना ही उसका कोई रिश्तेदार था, तो वो उसके ऊपर इतनी मेहरबानी क्यों कर रहा था? तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। वो अपनी माँ को शांत कर देती है और उस वक़्त तो उससे कहती है ठीक है, मैं सोच कर बताऊँगी। उस वक़्त वो वहाँ से चला जाता है। अब उसके मन में यही सब चल रहा होता है। जब वो उस लड़की को देखता है तो उसे वो एक ही नज़र में भा गई थी। वो यही सोचता है कैसे भी करके मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊँगा। अब वो यही सोचने लगता है। यही सोचने के बाद अब वो उसकी माँ उससे बात करती है कि बेटा छोटी बहनों की शादी भी करनी है, अब तू एक बार इस बारे में सोच। वो अपनी माँ से कहती है कि माँ अलग देश में मैं कैसे जाऊँगी, कैसे रहूँगी? तो वो कहती है कि बेटा जाकर देख, क्या पता बात बन जाए। तो जब वो फिर दूसरे दिन आता है तो वो कहती है कि मैं वहाँ जाऊँगी कैसे और मेरा वीज़ा वग़ैरह। तो वो कहता है कि इस सब की चिंता मत करो, मैं तुम्हारा काम करवा दूँगा। और वो उसी टाइम एक 10 लाख का चेक उसके हाथ में देता है। कहता है अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं होता तो मैं अभी की अभी एडवांस में तुम्हें 10 लाख का चेक देता हूँ और धीरे-धीरे जैसे तुम्हारा काम चलता रहेगा तुम मेरे पैसे लौटा देना। वो उससे इस एक एग्रीमेंट पे साइन करवाता है और वो पूछती है कि ये एग्रीमेंट किस लिए है? तो वो कहता है कि ये एग्रीमेंट इसलिए है कि मैंने तुम्हें पैसे दिए हैं। वो एक 15 लाख का चेक उसे और देता है, टोटल 25 लाख हो जाते हैं।
वो कहता है कि ये एग्रीमेंट है कि तुम कहीं मेरे पैसे भूल ना जाओ या मना ना कर दो देने से, इसीलिए बस इसमें यही सब लिखा हुआ है कि तुम धीरे-धीरे कर कर मेरे पैसे लौटा देना। और वो उसके संग जाने को तैयार हो जाती है। अब वो वहाँ जाकर चली जाती है उसके संग। जब वो सऊदी अरब पहुँचती है तो वो उसे उसी फ्लैट में लेकर जाता है। फ्लैट में जाने के बाद वो उस फ्लैट में 4 कमरे होते हैं। वो कहता है एक कमरे में तुम रहना, एक कमरे में अपना काम खोल लेना और एक कमरे में अपना माल-वाल रख लेना, जो भी तुम्हारा माल हो। और ये जो एक कमरा है ये मेरा कमरा है पर्सनल, मैं इसमें कभी भी आऊँगा तो इसी कमरे में रुका करूँगा। आप ये कमरा खोलने की कभी भी कोशिश मत करना। जब वो ऐसा कहता है और वहाँ से चला जाता है और कुछ ही देर में उसको एक कपड़ों का बंडल देकर जाता है और उससे कहता है कि आपको इस डिज़ाइन के कपड़े बनाने हैं और कुछ ही देर में मैं मशीन का भी इंतज़ाम कर दूँगा तुम्हारे लिए। जब वो ऐसा कहता है उसको और वहाँ से चला जाता है। अब वो सोचती है कि मैं जिस काम के लिए आई थी और मेरा काम लग चुका है, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उसको वो किस नीयत से लेकर आया है। अब वो अपना काम तो शुरू कर देती है, वो सोचती है शायद सब ठीक हो रहा है। उसके बाद दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और वीडियो पूरी ज़रूर देखना और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अब वो वहाँ से चला जाता है। जाने के बाद दूसरा दिन होता है, तीसरा दिन होता है, ऐसे ही कुछ दिन निकल जाते हैं। कुछ दिन के बाद एक दिन वो उसी मतलब फ्लैट के कमरे में जो उसने अपने लिए रखा था, उसी कमरे में ही होता है उस दिन। और वहाँ से निकलता है जब बाहर तो लड़खड़ा रहा होता है, तब वो उसे देखकर उसके पास आती है और उसे सँभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसे शराब की बदबू आती है जिससे वो पीछे हट जाती है और फिर उसके पास नहीं जाती। तो वो जो आदमी होता है वो उससे कहता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ और मैं तुमसे शायद नहीं कह पाता, इसलिए मैंने शराब का सहारा लिया है। कहते हैं ना अगर शराब पी लो तो कुछ भी कहने में आसानी होती है और हमें इस बात की चिंता नहीं होती कि सामने वाले के ऊपर क्या बीतेगी। पहले तो मैं ये सोचता था लेकिन अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अब मैं तुम्हें सच्चाई बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें 25 लाख में खरीद कर लाया हूँ। 25 लाख में मैंने तुम्हें तुम्हारी माँ से खरीदा है और अब तुम यहीं रहोगी और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जब वो ये सुनती है तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। उसके मन में ख़्याल आता है कि जिसकी मैं शक्ल तक पसंद नहीं करती उससे शादी कैसे करूँगी। उसके मन में तरह तरह के ख़्याल आने लगते हैं और साथ ही वो ये सोचती है कि अब मैं क्या होगा मेरा क्या नहीं होगा, यही सब उसके दिल में चल रहा होता है। अब यही सब जब सब चल रहा होता है तो वो उसको उस दिन कपड़े ला के देता है और उससे कहता है कि ये पहनकर तैयार रहना और कल हमारी शादी है। तो वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो भाग नहीं पाती, वो खुद को एक अलमारी में बंद कर लेती है। अब जब अलमारी में बंद कर लेती है वो दूसरे दिन आता है और वो वहाँ नहीं होती तो वो पागल हो जाता है। जब पागल हो जाता है तो वो छुपने के लिए उससे उस अलमारी से भी निकलकर जैसे ही वो उसी कमरे में घुस जाती है जो उसी का कमरा होता है, उसी हफ्शी का कमरा होता है। अब जैसे ही वो वहाँ जाती है तो उस कमरे में एक काला नाग होता है और जो फन फैलाए वहाँ बैठा होता है। अब वो ये उससे देखकर इतनी बुरी तरह से डर जाती है कि वापस कमरे से बाहर आती है, भागने की कोशिश करती है। जैसे ही वो पलटती है तो पीछे वो हफ्शी खड़ा होता है। अब वो उसे कहता है मैं प्यार से तुमसे कह रहा था कि मुझसे शादी कर लो, लेकिन तुम नहीं मानी, तुम ऐसे नहीं मानोगी। और जब वो कहती है कि अंदर नाग है तो वो उसे अपने हाथ में उठा लेता है। हाथ में उठाने के बाद में वो नाग उसी की तरफ फन फैलाए खड़ा होता है। तो वो उसको कहती है कि पहले आप इस नाग को हटाओ मेरे आगे से और आप जो कहोगे जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूँगी। वो मजबूरी में आकर उससे शादी के लिए हाँ कर देती है और वो उससे शादी कर लेता है। अब वो उसकी पत्नी बनकर मजबूरी में ही सही लेकिन रहने लगती है। अब ऐसे ही करते-करते 6 महीने निकल जाते हैं। वो मजबूरी में रहती है, हर वो काम करती है जो एक पत्नी का होता है, पत्नी के सारे फ़र्ज़ निभाती है। अब 6 महीने हो जाते हैं, 6 महीने के बाद उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। अब जब उसे ये पता चलता है प्रेग्नेंट है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है, बहुत कोशिश करती है अपने आप को नुकसान पहुँचाने की, अपने पेट पर भी वार करती है लेकिन उसको कुछ नहीं होता। अब धीरे-धीरे उसकी डिलीवरी का भी टाइम आ जाता है। डिलीवरी का टाइम आने के बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने दिया जाता है डिलीवरी वाले दिन। वहाँ जाने के बाद में उसकी हालत ख़राब हो जाती है और उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। डॉक्टर उससे कहते हैं कि हम आपकी पत्नी या बच्चे में से किसी एक को बचा सकते हैं, आप बताइए किसे बचाना है। तो वो कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी पत्नी को बचाइए, मेरी पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए। तो डॉक्टर ऐसा ही करते हैं और उसकी पत्नी जब होश में आती है तो वो देखती है एक बच्चा उसके बगल में लेटा होता है। वो अपने बच्चे को नुकसान इसीलिए पहुंचाना चाहती थी क्योंकि उसे लगता था कि एक हफ्शी का बच्चा है तो हो सकता है उसका बच्चा भी ऐसा ही भयानक होगा, काला होगा, मोटे-मोटे होंठ होंगे उसके।
अब वो मेरा बच्चा होगा, इसीलिए उसे वो मारना चाहती थी। लेकिन जब वो उस बच्चे को देखती है तो वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता है। वो अपने पिता पर ना जाकर अपनी माँ पर गया था और वो बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है, सुकून मिलता है उसे कि कम से कम मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा है। ये कहने के बाद में वो डॉक्टर से कहती है कि मेरे पति थे वो कहाँ हैं? तो डॉक्टर उसे बोलते हैं कि तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और तुम्हें ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए ओवर ब्लड दिया है अपने शरीर से, हमने उन्हें बहुत मना किया कि अब तुम ब्लड नहीं दे सकते, नहीं तो आपकी जान जा सकती है। तो वो कहते हैं कि मेरी जान जाए तो जाए, मेरे शरीर का एक-एक बूँद का कतरा ले लो, लेकिन मेरी पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए। मेरी पत्नी की ज़िंदगी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं मर जाऊँ लेकिन मेरी पत्नी को कुछ नहीं होना चाहिए। जब वो ऐसी बात सुनती है तो उसके मन में बहुत अपने पति के लिए एक प्यार उमड़ आता है और वो कहता डॉक्टर उससे कहता है कि आपके पति आईसीयू में हैं। उन्होंने इतना ज़्यादा ब्लड दे दिया ओवर आपको कि उनकी हालत ख़राब हो गई है और वो आईसीयू में एडमिट है। तो वो कहती है कि प्लीज़ मुझे मेरे पति के पास ले चलिए। जब वो उसको लेकर जाते हैं उसके पति के पास, वहाँ ले जाने के बाद में वो देखती है कि उसकी हालत ख़राब है और उसे ब्लड चढ़ाया जा रहा है। जब वो ये हालत देखती है तो वो बहुत रोती है और उसे अफ़सोस होता है। कहती है कि बेशक मेरे पति की शक्ल-सूरत कैसी है, मैंने कैसा व्यवहार किया अपने पति के साथ और मेरे पति ने अपनी जान तक की परवाह नहीं की मेरे लिए। और कुछ ही देर में उसके पति को भी होश आ जाता है। होश आने के बाद में वो अपने पति से माफ़ी माँगती है और कहती है कि शायद मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब लड़की हूँ, जो कि मुझे आप जैसा पति मिला है। मैं आपको कितना कुछ बुरा-भला बोलती थी। बेशक आपका तरीका गलत था मुझसे शादी करने का, यहाँ लाने का, लेकिन आपने मुझे पत्नी के सारे हक दिए हैं और इतना प्यार दिया जिसकी शायद मैं हकदार भी नहीं थी। और मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने शादी के बाद भी आपको कुछ नहीं समझा, सिर्फ़ आपके साथ ज़िंदगी बिता रही थी, लेकिन मैंने कभी आपको पति नहीं समझा। इसलिए वो उससे माफ़ी माँगती है और दोनों अपने घर आ जाते हैं। अब वो अपने पति के साथ इतनी खुश होती है, दोनों अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं और अपने बच्चे के साथ राज़ी-खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट कर ज़रूर बताना और आपको कुछ भी पूछना हो या कुछ कहना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। मैं अगली वीडियो में उसका जवाब दूँगी आपको। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।